नमस्कार दोस्तों, कथा निधि चैनल पर आज हम कहानी पढ़ेंगे मालती जोशी द्वारा लिखी हुई। शीर्षक है माँ मुझे बस आशीर्वाद दो। मालती जोशी का नाम किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। उनकी कहानियों के पात्र हमारे आसपास के पास पड़ोस के घरों से लेकर मालती जोशी कहानी की रचना करती है, इसलिए वह कहानी हमें बड़ी अपनी सी मालूम होती है। तो आइए सुनते हैं कहानी माँ मुझे बस आशीर्वाद दो। सफर की थकान से बोझिल पलकें खुलने के लिए तैयार नहीं थी, पर भाभी चाय लेकर खड़ी थी। उठना ही पड़ा। सॉरी, तुम्हें नींद से जगाना मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा था, पर 5:30 बज रहे थे तो मैंने सोचा अच्छा किया भाभी, बल्कि और पहले ही जगा लेती तो अच्छा था। बेटाइम सोती रहूंगी तो रात भर नींद नहीं आएगी। अच्छा तो है, रात भर माँ के साथ रत जगा करना, खूब बातें करना, गप्पे लड़ाना। अच्छा बताओ, शाम को क्या खाना पसंद करोगी? कुछ भी बना लो भाभी, तुम्हारे हाथ की तो हर चीज लाजवाब होती है। तारीफ करना तो कोई तुमसे सीखे, भाभी ने कहा और खाली कप प्लेट लेकर नीचे उतर गई। कंघी करने के लिए मैंने बाल खोले और आईने में झांका तो लगा कि माँ के चेहरे की रेखाएं खिंच गई है मेरे चेहरे पर। क्या हुआ माँ? मैंने पीछे मुड़कर देखा। कुछ भी नहीं। मुझे ज्यादा कुरेदना नहीं पड़ा। माँ तो जैसे खुद ही आतुर थी सब कुछ बताने के लिए। आज तुम आई हो तो दिखावे के लिए खुद चाय लेकर ऊपर आई है, नहीं तो विमला के हाथ ऊपर भेज देती है। ठीक है माँ, अब उनकी भी उम्र पहले की सी थोड़ी रह गई है। कुछ दिनों में उनकी भी बहू आने को है, कुछ तो फर्क पड़ता ही है। तभी तो सबसे कहती फिरती है बहू भी आ जाएगी तो हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें तो बहू बनकर ही रहना है। माँ के स्वर की तलखी मुझसे छिपी न रह सकी, इसलिए विषयांतर करते हुए मैंने पूछा, कुणाल कब कर रहा है शादी? कहीं कोई बातचीत चल रही है क्या? क्या पता, हमें कोई कुछ बताता थोड़ी है। कभी तय भी हो जाएगी तो हमें मोहल्ले वालों से ही पता चलेगा। ये दोनों तो कुछ बताने से रहे। समझ गई कि माँ का मूड उखड़ा हुआ है, इसलिए चुपचाप उठकर कमरे से लगी छत पर आ गई। टूटे बालों का गुच्छा गली में फेंकते हुए पड़ोस के मकान पर नजर गई। एकदम खंडर नजर आ रहा था। अंदर आकर कहा, माँ यह पड़ोस का मकान बिक गया। अरे तो क्या गुप्ता चाची वृद्धाश्रम में है? बेचारी। बेचारी क्यों? खूब मजे में है। अपना अलग कमरा है, सुबह शाम चाय नाश्ता कमरे में मिलता है। सबके साथ भजन होता है, भोजन होता है, रात में भजन कीर्तन होता है। डॉक्टर नर्स हाजिरी में रहते हैं। फिर भी माँ इतनी दबंग महिला वृद्धाश्रम में, इसलिए दुख होता है। दबंग थी इसलिए तो मनचाहा कर पाई। नाते रिश्तेदारों को हवा नहीं लगने दी, घर बेच दिया, पूरा पैसा फिक्स में डाल दिया, ब्याज से अपना खर्च चलाती है। बोलती है मेरे बाद जो बचेगा आश्रम को दान कर जाऊंगी। बेचारी। फिर वही बात, बेचारी वो नहीं है, बेचारी तो हम है। मेरे नाम जमीन का छोटा सा भी टुकड़ा होता तो मैं भी उसे बेच बाच कर उनके साथ जा रहती। पर क्या करूं, तुम्हारे पिताजी ने कभी मुझे उस लायक समझा ही नहीं। जीते जी कभी एक पैसा हाथ में नहीं रखा, मरते समय सब कुछ बेटे के नाम कर गए। पिताजी ने बहुत सोच समझ कर यह व्यवस्था की है माँ। उन्होंने कह दिया था कि जो माँ को रखेगा वही घर में रहेगा। अब छोटे तो अब वहाँ अमेरिका में जाकर बस गए हैं, उन्हें तो वापस आना नहीं है। सब कुछ इन्हीं को देखना है, तो मेरे मरने के बाद मैं इनको सब कुछ दे जाती, कोई छाती पर रखकर थोड़े ले जाती। पर मेरे नाम कुछ तो कर जाते, कुछ तो सहारा होता, कुछ तो अधिकार होता। गांठ में कभी एक पैसा नहीं होता। छोटा जाते समय कुछ दे जाता है तो उसी को चलाती हूँ। ये लोग तो कर करके ऐसे आगा गए हैं कि कभी पूछते भी नहीं हैं कि माँ
तुम्हें कुछ ज़रूरत तो नहीं है? आदमी सिर्फ खाने कपड़े पर जिंदा नहीं रहता, और भी ज़रूरतें होती हैं। हर बार हाथ फैलाना इतना बुरा लगता है। ओ माँ, मंदिर वंदिर जाते रहा करो, मन लगा रहा करेगा। मैंने यूं ही एक बेमतलब सी बात कह दी। दूसरे क्षण मुझे एहसास हो गया कि मैंने कितनी गलत बात कह दी है। माँ तो एकदम तड़प गई थी। मंदिर मंदिर क्या कोई खाली हाथ जा सकता है? रिक्शा तांगा तो मैं भूल ही गई हूँ, पर ठाकुर जी के सामने 4 पैसे तो चढ़ाने होते हैं। कथा भागवत सुनने जाती हूँ तो वहां भी कुछ चढ़ाने का मन होता है कि नहीं? लोग तो बढ़ चढ़कर दान पुण्य करते हैं और मैं मन महसूस कर रह जाती हूँ। मैं भी मन महसूस कर रह गई थी। दान पुण्य की बात जाने दो, पर बहन बेटी आती है तो उसके हाथ कुछ रखने का मन होता है। तीज त्योहार पर नौकरों को कुछ देने का मन होता है। घर की बड़ी हूँ मैं, पर एकदम ठन ठन गोपाल हूँ। माँ, घर में जो भी बहन बेटी आती है घर से कभी खाली हाथ नहीं जाती। इत्मीनान रखो, जो कुछ भी देते हो वो मेरे हाथ से ही दिलवा दे, तो मेरा भी मन रह जाएगा। हवा ही नहीं लगने देते। जब से छोटू का ग्रीन कार्ड बन गया है, तब से तेरी भाभी सबको सुना चुकी है। अब तो हम ही को इन्हें जिंदगी भर झेलना है। हमें मुक्ति नहीं है। अब मैं क्या करूं बता? जबरदस्ती तो मौत को नहीं बुला सकती, वह तो अपने समय से ही आएगी। रात खाना बहुत शानदार बना था, पर माँ की बातों से मन इतना उचाट हो गया था कि मैं उस बढ़िया खाने का आनंद ही नहीं उठा सकी। बस झूठ मूठ तारीफ करती रही। खाना खाने के बाद मैं थोड़ी देर भैया भाभी के साथ बैठकर बतियाती रही। जब आंखें झपकने लगी तो गुड नाइट कहकर ऊपर आ गई। तब तक माँ चादर वादर बदल चुकी थी और बैठकर माला फेर रही थी। मैं चुपचाप जाकर लेट गई। माला एक ओर रखकर माँ ने दरवाज़ा बंद किया और मेरे पास बैठते हुए बोली, चलो आज तुम्हारे बहाने नीचे डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना नसीब हुआ, नहीं तो रोज कमरे में ही थाली आ जाती है। क्यों? आए दिन कोई न कोई खाने पर आया रहता है। उनके बीच मैं कहाँ जाऊंगी? फिर कभी कुछ अल्लम गल्लम पकता है, तब भी मेरे कारण संकोच होता है, इसलिए मेरी थाली ऊपर ही पहुंचा देते हैं। मैं चुप रही, बोलती भी क्या, माँ ही अपनी सुनाती रही। मुझे नीचे उतरे 8-8 दिन हो जाते हैं। कभी रसोई में भूल से पाव दिया भी तो दौड़ी दौड़ी चली आएगी। माँ जी, कुछ चाहिए क्या? मैं बना देती हूँ। कभी बैठक के कमरे में बैठना चाहा तो कहेगी, इनके पास कोई आने वाला है। बोर हो जाती हो रे, टीवी पे कितना देखूंगी। कोई बोलने बतियाने को तो चाहिए। मेरे हिस्से में तो नौकर चाकर ही आते हैं। उनसे बात करती हूँ तो दोनों नाराज हो जाते हैं कि छोटे लोगों को मुंह लगा रखा है। तुम्हारी कोई सखी सहेली नहीं है? इतनी सारी तो थी। है क्यों नहीं, पर उनके यहाँ जाऊंगी तो कभी उन्हें भी बुलाना पड़ेगा, चाय नाश्ता करवाना पड़ेगा। बहू से ये सब करवाने की हिम्मत है मेरी? कुछ देर तक मैं सोच में डूबी रही। फिर मैंने एकाएक कहा, माँ, कुछ दिनों के लिए मेरे यहाँ चलोगी? अच्छा लगेगा, हमें भी और तुम्हें भी। पिताजी के बाद जब भी यहाँ आई हूँ, वातावरण बदला बदला सा मिलता रहा है। इस बार तो माँ गृहस्थी से एकदम ही निष्कासित सी लगी। इसीलिए मैंने पहली बार उनसे साथ चलने का आग्रह किया। संयोग से इस समय मेरी सासू माँ भी देवरानी के प्रसव के लिए अमेरिका प्रवास पर थी, इसीलिए माँ को संकोच भी नहीं हुआ। डरते डरते भैया के सामने ये प्रस्ताव रखा। मन ही मन एक लंबी भूमिका भी बना ली थी कि गुप्ताइन के चले जाने से माँ अकेलापन महसूस कर रही हैं। मेरे साथ जाएगी तो थोड़ा बदलाव हो जाएगा, जी बहल जाएगा। बच्चे भी नानी को बहुत मिस कर रहे हैं, नानी को पाकर खुश हो जाएंगे। परंतु मुझे ये सब कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वे दोनों तो जैसे इस प्रस्ताव की कब से प्रतीक्षा कर रहे थे। तुरंत हामी भर दी। बल्कि मुझे तो थोड़ा बुरा भी लगा। कुछ आनाकानी करते तो अच्छा लगता। भैया स्टेशन पर छोड़ने भी आए,
पर मौन ही बने रहे। तुम्हारे चेहरे से तो बिल्कुल नहीं लगता कि तुम अपने नवासों को देखने के लिए व्याकुल हो रही हो। जरा शक्ल देखो अपनी। बुरा लग रहा है रे। इस लड़के की अकल तो देख। जानता है कि बेटे के यहाँ जा रही हूँ। क्या 150 भी हाथ में नहीं रख सकता था? बस टिकट निकाल दिया और फर्ज पूरा हो गया। अच्छा, तो इसलिए तुम मुंह फुलाकर बैठी हो? तो राज की बात सुनो। माँ, तुम जब नहाने गई थी ना, तो भैया ऊपर आए थे। उन्होंने तुम्हारे लिए रुपए दिए थे, पर भाभी से छुपा कर दिए हैं, इसलिए मैंने वहाँ पर चर्चा नहीं की। कहीं तुम वहाँ कुछ कह बैठती तो वहाँ महाभारत मच जाता। माँ के चेहरे की तनी हुई रेखाएं कुछ ढीली हुई और मैंने राहत की सांस ली। घर पहुंचकर मैंने 5,000 रुपये उनके हाथ में दिए। उन्होंने एक बार मेरी तरफ अविश्वास से देखा और फिर पैसे चुपचाप अपनी संदूक में रख दिए। माँ मेरे यहाँ कुल 2 महीने रही। वह समय खूब अच्छा बीता, मेरा भी और माँ का भी। बच्चे भी खूब खुश थे। हम लोगों ने खूब मज़े किए। पिकनिक पर गए, पार्क की सैर की, मॉल में गए, ठेले पर चाट खाई, मंदिरों में गए, दर्शन किए, हॉल में पिक्चर देखी, घर पर पुरानी फिल्मों की डीवीडी लाकर देखी, माँ के लिए साड़ियाँ खरीदी, उन पर बाकायदा फॉल पिको करवाया, मैचिंग ब्लाउज सिलवाए, पुरानी साड़ियों को बाकायदा ड्राई क्लीनिंग और रोलिंग प्रेस करवा के प्रेजेंटेबल करवाया। माँ से मैंने 2-3 तरह के अचार बनवा लिए, खस्ता कचौरी, मठरी, बेसन के लड्डू, गाजर का हलवा बनवाया, तरह तरह की भरवा सब्जियां और कोफ्ते बनवाए। दामाद एकदम खुश थे, उनसे कहीं ज़्यादा माँ खुश थी। पिछले दिनों रसोई से जैसे उन्हें देश निकाला दे दिया था। मेरी रसोई में वे मुक्त होकर अपना हुनर दिखा रही थी। मैंने माँ की मामा मौसियों से फ़ोन पर बात करवाई। एक बार तो छोटे भैया को भी फ़ोन लगा दिया। माँ बहुत खुश हुई, बोली चलो तुम्हारे यहाँ अपनों से बात हो गई। वहाँ फ़ोन आता भी है तो मुझे बताते भी नहीं है, बताते भी है तो मेरे नीचे उतरने तक फ़ोन कट भी जाता है। मैं कभी करना भी चाहूँ तो 100 बात पूछते हैं, क्या कहना है, क्या बोलना है। अभी 15 दिन पहले तो बात हुई थी। छोटे से तो आधी रात को बात होती है, मुझे तो पता ही नहीं चलता। इसी बीच माँ का जन्मदिन पड़ा। अब तक तो कभी मनाया नहीं था, पर मुझे तिथि याद थी, इसलिए धूमधाम से मनाया। माँ से होटल में शानदार पार्टी ली। फिर हम सब ने मिलकर उन्हें एक मोबाइल गिफ्ट किया। बच्चों ने उन्हें सारे फंक्शन समझा दिए। मैंने मामा के, मौसी के, छोटे भैया के और उनकी सहेलियों के नंबर फीड कर दिए। मेरा और बड़े भैया का नंबर भी उसमें दे दिया। बड़े का नंबर क्यों दे रही है? एक ही घर में रहते हैं, फिर भी तो बात नहीं होती है। अब फ़ोन पर क्या बात करेगा? उनका नंबर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है माँ। ऊपर के कमरे में अकेली टंगी रहती हो, रात बेरात कुछ होने लगे तो उनको फ़ोन तो लगा सकती हो, बुला तो सकती हो। माँ ने विरक्ति से मुंह बिचका दिया। मैंने ध्यान नहीं दिया। भैया का नंबर तो मैंने इसी उद्देश्य से भर दिया था। माँ इतनी उत्साहित हुई कि जैसे किसी बच्चे को नया खिलौना मिल गया हो। उन्होंने बारी बारी से सबको फ़ोन किया और बड़ी ठसक के साथ सबको अपना नंबर दिया। छोटे भैया को भी फ़ोन करके बता दिया कि कभी भूल से माँ की याद उसे आए तो इस नंबर पर फ़ोन कर लेना। इसकी फ़ीस कब भरनी होगी? माँ ने मासूमियत से पूछा। उसकी चिंता तुम मत करो, यह जिम्मा मेरा है। मैंने माँ को आश्वस्त किया। मैं तो चाह रही थी कि माँ कुछ दिन और रहे। मेरी सासू माँ को आने में अभी 2 माह और बाकी थे, पर माँ बोली बेटी के घर ज़्यादा देर रहना ठीक नहीं है। वे लोग तो मुझे तुम्हारे भरोसे छोड़कर निश्चिंत हो गए हैं। अगर यहीं बनी रही तो मेरा कमरा भी किराए से चढ़ा देंगे। जाते समय मैंने कुछ रुपए उनकी पर्स में रख दिए तो बोली छोटू ने भेजे हैं क्या? छोटू क्यों भेजने लगा? मैं तुम्हारी कमाऊ बेटी नहीं हूँ क्या? नहीं, मैंने सोचा तब बड़े ने दिए थे,
अब शायद छोटे ने दिए हो। मैंने चौंक कर माँ की ओर देखा। उनकी आंखें शरारत से चमक रही थी। नहीं, मैंने सोचा आते वक्त बड़े ने दिए थे, अभी छोटे ने भिजवाए हो। मैंने चौंक कर माँ की ओर देखा। उनकी आंखें शरारत से चमक रही थी। तुम्हें क्या लगा? तुमने कहा और मैंने मान लिया। अरे, जो लड़का बीवी से छुपा कर मेरी खांसी की दवाई नहीं ला सकता, वो एक मुश्त मुझे 5,000 देगा। मैंने शर्मिंदा होकर सिर झुका लिया तो मेरे सिर पर हाथ फेर कर बोली, तुम शर्मिंदा क्यों हो रही हो? शर्मिंदा तो उन्हें होना चाहिए। तुमने तो मुझे इतनी खुशी दी है कि उसका मोल नहीं हो सकता। वैसे भी मेरे पास आशीर्वाद के सिवा देने के लिए कुछ और है ही नहीं। तुम्हारी ये खुशियाँ मुझ पर उधार रही। कैसी बात करती हो माँ? तुम्हारा आशीर्वाद ही तो चाहिए, बाकी तो ईश्वर का दिया सब मेरे पास है। मैंने कहा और माँ के आंचल में मुंह छिपा लिया। माँ मेरे सिर पर धीरे धीरे हाथ फेरती रही। मुझे लगा जैसे मेरे सिर पर आशीर्वादों की वर्षा हो रही है। यहाँ हमारी कहानी समाप्त होती है। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कहानी कैसी लगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ दोबारा बढ़िया सी कहानी के साथ। तब तक बाय बाय। आपका दिन शुभ हो।